नमस्कार। आज की तारीख है 17 जून 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 का जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संघीय विधानमंडल का पहला एपिसोड हमने डिस्कस किया था। आज इसका दूसरा एपिसोड हम करने जा रहे हैं। 20 प्रश्न हम इसमें देखेंगे और 10 प्रश्न हम देखेंगे आज के करेंट अफेयर पे। टोटल 30 प्रश्न डेली की तरह आज भी हम देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। और पहले हम आज के टॉपिक को देख लेते हैं और उसके बाद में करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। पूछा यहां पर यह जा रहा है कि किस पर संसदीय नियंत्रण नहीं होता है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये जो तीनों हैं इन पर संसदीय नियंत्रण होता है, लेकिन भारत का जो नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक है इस पर संसदीय नियंत्रण नहीं होता है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ये जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है यह संघ और राज्य दोनों के लेखाओं का परीक्षण करता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल संघ का करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्यसभा के सदस्यों में से 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए। राज्यसभा का कार्यकाल दिया हुआ है 6 वर्ष होता है, जबकि सही बात यह है कि जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन ही नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और राज्यसभा के सदस्यों में से यहां पर दिया हुआ है 2/3, और जबकि सही क्या है 1/3। 1/3 जो मेंबर्स हैं वो दूसरे वर्ष, हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का विघटन कर सकता है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। पहले स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिए। भारत को जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है, दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा का विघटन कर सकता है, न कि राज्यसभा का। वहां तो उपराष्ट्रपति होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए सही उत्तर बी हो जाएगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के विघटन से राज्यसभा के समक्ष लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद के सदनों का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। पहले स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। लोकसभा के विघटन से लोकसभा के समक्ष जो लंबित विधेयक होते हैं वो सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और ये विधेयक जो होते हैं, यदि इन विधेयकों को पारित करना है तो उन्हें अगले लोकसभा के समक्ष पुनः पेश करना होता है। और राज्यसभा में लंबित जो विधेयक होते हैं जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, राज्यसभा के सामने कोई विधेयक लंबित है जो लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया है, समाप्त हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है और लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है, लोकसभा ने अगर पारित कर दिया है और राज्यसभा में लंबित है तो वो समाप्त नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है। और संसद के सदनों का स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का उसका सभापति करता है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है, यानी कि ये शपथ जो लेते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, सही बात है। और वर्तमान राज्यसभा और लोकसभा में वर्तमान समय में देखें तो गणपूर्ति जो है वो राज्यसभा में 25 ये राज्यसभा में है और 55 है कहां पर, लोकसभा में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यहां पर सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध किस अनुच्छेद में दिया है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संयुक्त बैठक का उपबंध दिया है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। तो लोकसभा और ये राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ये अनुच्छेद 108 के तहत दी हुई है। अनुच्छेद 108 के तहत
संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में हल ढूंढने के लिए सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, और यदि संसद के दोनों सदनों के बीच धन विधेयक का मामला है तो धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, उसको छोड़कर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 1/10 होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में जो वर्णित है, संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से और अलग अलग पास करना आवश्यक होता है। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अभी तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अधिवेशन के लिए गणपूर्ति की बात हो रही है तो 1/10 ये होती है, लेकिन कब कब बुलाया गया है? एक बुलाया गया है 1961 में, और ये मामला था दहेज प्रतिबंध विधेयक। एक बुलाया गया है 1978 में, और 1978 में ये मामला था बैंकिंग सेवा आयोग का। और एक बार बुलाया गया है 2002 में, पोटा जब आया था, जब पोटा लगा था, पोटा मतलब आया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पीएम थे, तब बुलाया गया था। तो ये 3 ही बार संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद को 7वीं अनुसूची के संघ सूची तथा समवर्ती सूची में अंतर्विष्ट विषयों पर विधि बनाने विधि का निर्माण करने का अधिकार है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है, संसद का संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार नहीं है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची तथा समवर्ती सूची में जो अंतर्विष्ट विषय हैं उस पर विधि निर्माण का जो पूर्ण अधिकार है वो संसद को है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और कुछ जो विषय हैं जिसमें राज्य सूची में शामिल किए गए विषयों पर भी विधि निर्माण का अधिकार संसद को दिया गया है। जब राष्ट्रीय आपात या राज्य में आपात की स्थिति होगी अनुच्छेद 350 के तहत, तब जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करेंगे, तब जो अनुच्छेद 352 की बात है, और जब राज्य सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के विधि निर्माण का अनुरोध करती है, संसद से कहती है कि विधि निर्माण इस पे किया जाए, तब ऐसी कंडीशन में ये राज्य में भी कर सकता है। और संसद का संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार नहीं, ये गलत दिया हुआ है, पूर्ण अधिकार होता है, यहाँ पर नहीं शब्द गलत दिया है, तो केवल एक सही हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति का गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत की संचित निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। जो ये प्राक्कलन समिति है और लोक लेखा समिति है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बल्कि संसद के द्वारा गठित की जाती है। जो संसद है हमारी वो गठित करती है, और भारत की संचित निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। जबकि ये किसका होता है नियंत्रण? संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, भारत की जो संचित निधि है संसद के पूर्ण नियंत्रण में होती है। संसद के द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। याद हो गया? बिल्कुल ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप हर विषय की तैयारी यहाँ पर करवाने की कोशिश की जा रही है। आप इसमें पार्टिसिपेट होते रहिए। पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर किया कीजिए, इस लाइक से टॉनिक मिलती है। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये टॉनिक जो होती है वो हमको आगे के काम करने के लिए भविष्य में हमको एनर्जी देती है। यानी कि हर डे की क्लास, प्रतिदिन की क्लास हम इसी टॉनिक के भरोसे कर पाते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद सदस्यों में से केवल सत्ता पक्ष के सदस्यों से मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। सोच विचार कर बताइएगा। आमतौर पर ऐसा ही होता है और ये सही स्टेटमेंट है। संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। नए राज्य का गठन अगर करना है, जैसे कोई भी केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, जैसे कोई भी मुद्दा था, अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो किसने किया? संसद ने ही तो किया। तो संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है?
कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा या राज्यसभा, कौन करता है? इसमें संसद करती है। संसद में तो दोनों आ गए, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत पड़ती है, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का कार्य नहीं है। तब किसका कार्य है? हमारा कि आपका? संसद का कार्य है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जब किसी प्रस्तावित कानून को लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है तब उसे विधेयक कहा जाता है। कोई बिल जब पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा तब उसको क्या कहा जाता है? ये ध्यान रखिएगा। मतलब कोई भी जब कानून है वो पास हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? विधेयक। ऐसा स्टेटमेंट यहां पर दिया जा रहा है। अब इसको ध्यान से आप पढ़िए। जब किसी प्रस्तावित कानून को लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है कि नहीं? बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान करने के बाद विधेयक अधिनियम के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तब तक ऐसा नहीं होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति अनुमति दे देगा, है ना, तब वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। बिल्कुल सही है। और गैर सरकारी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। जो गैर सरकारी विधेयक हैं, गैर सरकारी विधेयकों को पेश करने के लिए प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार, किसी भी मंथ का आप फर्स्ट फ्राइडे ले लीजिए, और प्रथम शुक्रवार को इसके लिए 2.5 आवर का समय निश्चित किया गया है। गैर सरकारी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, है ना, और इन्हीं को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और ये जो विधेयक हैं ये किसके द्वारा पेश किए जाते हैं? गैर सरकारी विधेयक क्यों कहते हैं इसको? ये आज आपके लिए प्रश्न है। आप लोग प्रश्नों का जब उत्तर देते हैं तो लगता है आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 110 है, आर्टिकल 110, तो इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक ऐसे विधेयक को कहा जाता है जिसमें निम्नलिखित विषयों में से, जो मैं 3 विषय आपको बताने जा रहा हूं, निम्नलिखित 3 विषयों में से कोई भी प्रावधान हो। किसी कर का अधिरेपण हो, उत्साधन हो, परिहार हो, परिवर्तन हो, या क्या हो? विनियमन हो। तो 3 नहीं, और ज्यादा हो गया। किसी विधेयक में, मतलब ऐसा विधेयक हो जिसमें कर का अधिरोपण हो, उत्पादन हो, परिहार हो, परिवर्तन हो, या विनियमन हो। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रतिभूति देने या विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई जो भी कोई भी वित्तीय बाध्यताएं होती हैं, वो सभी विधि का संशोधन जो होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। और भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसे किसी निधि में जमा धन जमा करना या निकालना, जो भी है, ये सब जो है ये इसी के अंतर्गत आता है, धन विधेयक के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 110, यहाँ पे 3 की बात नहीं, 3 में मेरे मुंह से निकल गया था। तो ये सारी चीजें जो प्रावधान है ये इसी के अंतर्गत आते हैं। धन विधेयक को किसकी सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है? किसकी सहमति से किया जाता है? आर्टिकल 110 में है, ये अनुच्छेद 110 में है। और राष्ट्रपति की सहमति से, प्रेसिडेंट जब तक इसमें सहमति नहीं प्रदान करेगा तब तक ये लोकसभा में पेश नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति की सहमति से ये पेश किया जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेसिडेंट की सहमति से किया जाता है। संसद धन विधेयक पारित करके भारत सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देती है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? संसद धन विधेयक पारित करके भारत सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देती है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि विनियोग विधेयक संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। दूसरा तो बिल्कुल गलत है। संसद विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देती है, न कि धन विधेयक पारित करके। तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा है कि विनियोग विधेयक संसद के दोनों सदनों में, तो यहां पर ध्यान रखिएगा,
विनियोग विधेयक जो होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, दोनों में नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इस तरीके से सही उत्तर हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, संविधान का अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। क्या यह सही बात है? बिल्कुल सही बात है। संविधान का जो आर्टिकल 112 है, इसमें वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऐसे विधेयक जिसमें मतलब ये ध्यान रखिएगा, जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जब धन विधेयक में कानूनी प्रावधान जोड़ दिए जाते हैं, है ना, तो जब कानूनी प्रावधान जोड़े जाते हैं तब उसको वित्त विधेयक कहा जाता है। मनी बिल को फिनांस बिल कहते हैं तब। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, यही परिभाषा ही है इसकी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं होती है? कौन सा ऐसा विधेयक है? अनुच्छेद 117(1) के अधीन आने वाले वित्त विधेयक को राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता, ये जान लीजिए। तो ये कहते दूसरे प्रकार या वित्त विधेयक को जो भारत की संचित निधि में से व्यय से संबंधित होता है, उसको भी किसी भी सदन में पुरस्थापित हम कर सकते हैं। यहां पर जो इसका उत्तर होगा वो संयुक्त बैठक किसमें नहीं होगी, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा क्या, धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं कराई जा सकती। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं कराई जा सकती। ये दोनों सदनों के बीच में इसको लेकर असहमति है। तो आर्टिकल 108 के तहत जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो ठीक है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है, राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। लोकसभा का वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। राज्यसभा को इस संबंध में बहुत ही सीमित अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में। वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और अगर लोकसभा में पारित होने के बाद उसको राज्यसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा उसमें कुछ परिवर्तन चाहती है, जो भी वो सहमत है असहमत है कुछ भी है, तो 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। और यदि राज्यपाल वित्त विधेयक को पारित करके 14 राज्यसभा वित्त विधेयक को पारित करके 14 दिन के अंदर लोकसभा को नहीं भेजती है, तो इस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है कि वित्त विधेयक लोकसभा में ही क्या किए जाते हैं, लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 14 दिन वाला भी याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न आज के टॉपिक का, राष्ट्रपति संसद के समक्ष अनुदान मांग पेश करवाता है, क्या ये बात सही है? राष्ट्रपति पेश करवाता है, बिल्कुल सही है। जो अनुदान मांग है तो वो संसद के समक्ष राष्ट्रपति करवाता है, प्रस्तुत इसको पेश करवाता है। लेखानुदान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 116 में है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। और विनियोग विधेयक को पारित करने से पहले जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है, तब वो लोकसभा में लेखानुदान के माध्यम से सरकार के व्यय के लिए अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करती है, वही लेखानुदान होता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब चलिए हम देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बीईओ का एग्जाम जो दे रहे हैं जो लोग, हमारे पास उनके लिए एक पीटी श्योर सीरीज प्रोग्राम है। और पीटी श्योर सीरीज प्रोग्राम के अंतर्गत हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस, कुछ इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स और इसके साथ में 10 फुल टेस्ट और लगातार गाइडेंस, करेंट अफेयर, इन सब का प्रोग्राम एक बना रहे हैं, उसको हमको यहाँ पर करना है। तो आप लोग या आपके कोई भी जो आसपास के लोग हों जिनको ये कोर्स चाहिए, वो रजिस्टर कर सकते हैं विद इन वीक। नेक्स्ट मंडे से, जो मंडे आने वाला है, उससे ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब हम करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न है कि बागमती नदी किस नदी की सहायक नदी है?
अभी 15 जून 2020 की बात है, भारत और नेपाल में एक तरफ तो तनाव चल रहे हैं, इन दोनों के बीच में पशुपतिनाथ मंदिर परिषद के बुनियादी ढांचे में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है, इसी के कारण से ये बागमती नदी चर्चा में आई है, क्योंकि ये जो बागमती नदी है उसी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, और नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर भी ये है, पशुपतिनाथ मंदिर। और ये यूनेस्को की विश्व विरासत की जो सूची है, धरोहर की सूची है, उसमें भी शामिल है। तो बागमती किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको जानना चाहिए, ये है कोसी की। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए किस बैंक ने एक सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है? तो किस बैंक ने शुरू किया है ये आपको बताना है। ये किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये अग्रणी भुगतान बैंक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का, और इसने एक वेतन खाता शुरू किया है, सुरक्षा वेतन खाता इसका नाम है। और इस सुरक्षा वेतन खाते के रूप में नामित यह एमएसएमई और अन्य संगठनों को कैशलेस भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मनाया जाता है 17 जून को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कब मनाया जाता है? 17 जून को। विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण एक बड़ी समस्या है। अगर मरुस्थलीकरण हो जाता है तो जमीन का जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है, और अगर ये तेजी से फैलता है तो बहुत खराब स्थितियां हो जाती हैं उन एरियाज की, उन कंट्रीज की जहां पर ये अपना कुप्रभाव छोड़ता है। 30 जनवरी 1995 की बात है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास किया था मरुस्थलीकरण पर, और ये दिवस जो मनाया जाता है ये मरुस्थलीकरण तथा सूखे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत ने अब तक कितनी बार मंदी का सामना किया है? भारत इस समय भी मंदी के दौर से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है? ये अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इसके पहले 1958, 1966 और 1973 और 1980 में भारत मंदी के दौर से गुजर चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब मेंस में आप कहीं लिखेंगे तो ये अगर ईयर आपको याद है तो आप उनको लिख सकते हैं। और मंदी को देश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अगर देखा जाए तो बिक्री, आय और रोजगार में गिरावट के रूप में परिभाषित इसमें किया गया है। ऐसे ही परिभाषित किया जाता है। और भारत में अब तक 4 ऐसी नकारात्मक जीडीपी रही है जो मैंने ईयर बताया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आज की जो मॉर्निंग जीके, ब्रेकफास्ट जीके की जो क्लास थी वो इसी पर थी कि विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। आप मॉर्निंग की क्लास को देख लेंगे तो आपको अंकटाड के बारे में और विश्व निवेश रिपोर्ट के बारे में काफी कुछ जानकारी आसानी से मिल जाएगी। उस क्लास को भी आप देखा करिए, 5-7 मिनट की क्लास होती है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन धन योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? वन धन योजना। वन धन योजना, अब अगर वन की बात हो रही है तो वो किससे संबंधित होगी? थोड़ा सा आप गेस करें। काष्ठ शिल्पियों से भी हो सकती है, जनजातियों से भी हो सकती है, और चरवाहों से भी हो सकती है। चरवाहों के लिए ऐसी कोई योजना फिलहाल नहीं लागू की गई है, नहीं प्रारंभ की गई है। ये जनजातियों के लिए शुरू की गई योजना है। ट्राइफेड का नाम आपने सुना है? ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है ट्राइफेड का फुल फॉर्म, ट्राइफेड। ठीक है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्राइफेड ने एक वेबिनार आयोजित किया और इस वेबिनार का शीर्षक था वंधन ट्राइबल स्टार्टअप ब्लूम इन इंडिया। और इस वेबिनार के दौरान ये बताया गया कि वंधन योजना की कवरेज को 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से बढ़ाकर 50,000 SGS तक किया जाएगा। ठीक है, तो ये किससे? जनजातियों से संबंधित है। जो जनजातीय लोग, जो कलाकार होते हैं, जो बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, वो अपने प्रोडक्ट को विश्व मार्केट तक कनेक्ट कर सकें, यही सब कोशिश इसमें होती रहती है। 2019 में विश्व में FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन था? ये प्रश्न सुबह वाली क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था। उस समय ये प्रश्न जो भी था उसमें नहीं था, यहां पर मैंने इसको रखा। और सबसे बड़ा जो ये
एफडीआई का प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का, वह है यूएसए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और 251 बिलियन डॉलर इसने क्या किया है, आकर्षित किया है। भारत से बहुत ज्यादा है। भारत का पहले कितना था, पहले इस बार तो 51 बिलियन डॉलर था। मॉर्निंग वाली क्लास में ये हमने डिस्कस किया है। जरा देख के बताइएगा कि पहले 2018 वाली रिपोर्ट में कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक पर भारत की रैंक क्या स्थान है, मतलब क्या रैंक इसमें दी गई है भारत को। तो ये रैंक दी गई है 43। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 43वां स्थान भारत को प्रदान किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने जो ये सूचकांक जारी किया है, इसमें प्रथम स्थान किसका है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न यही है कि जो 63 देशों की सूची में प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया गया है, उसमें शीर्ष स्थान किसका है, तो ये सिंगापुर का स्थान है। ठीक है। और सिंगापुर के बाद में इसमें सेकंड स्थान पर है डेनमार्क, और डेनमार्क के बाद में अगला स्थान किसका है, स्विट्जरलैंड का। किसका है, स्विट्जरलैंड का। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगापुर का, सिंगापुर लिखते हैं इसको ना अंग्रेजी में, सिंगापुर ये लिखा तो है, तो इसी का स्थान है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है आज का, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है। परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है। पूरे विश्व में ये 16 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 जून को। अब परिवार प्रेषण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। पूरे विश्व में आप देखेंगे तो करीब 200 मिलियन पीपल्स हैं, लोग हैं, जो कि अन्य अन्य जगहों पर दूसरे देशों में रहते हैं और प्रवासी भारत के तौर पर वहां रहकर और पैसे वहां कमाते हैं और फिर अपने परिवार को भेजते हैं। तो उन्हीं के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। अपने परिवार की जीविका को बेहतर बनाने के लिए ये प्रयास करते हैं और बाहर से रेमिटेंस जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं। तो ये जो रेमिटेंस आता है, ये हमारे लिए ऐसा धन होता है जो दूसरे देश से हमारे यहाँ आता है, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 जून। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं। मॉर्निंग की भी क्लास आप जरूर देखें और बाकी सूचनाएं वही हैं। अगर आप आरओ या आरओ बीओ और यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास टेस्ट सीरीज है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।